क्विक कॉमर्स का जिस तरह से चलन बढ़ रहा है तो बड़े शहरों में चिंताएं भर के आ रही है डीमार्ट के लिए। मेट्रो टाउन्स में मार्जिन्स कमजोर अगले कुछ क्वार्टर्स तक रह सकते हैं। DMart, one of India's biggest supermarkets, its revenue growth per store has been declining over the last few quarters. फिलहाल मार्केट में एक बहुत ही अजीब चीज हो रही है। जिस डीमार्ट में पैर रखने की जगह नहीं है उसकी शेयर प्राइस लगातार गिरती जा रही है। इसी डीमार्ट की भीड़, उसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर बहुत सारे लोगों ने आज से करीब 5 साल पहले इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया। उस टाइम शेयर प्राइस लगभग 5000 टू 5300 के रेंज में थी और आज 5 साल बाद वो शेयर प्राइस यहाँ पहुंची है 4000 रुपीज पर। तो आज के इस वीडियो में हम इसकी जड़ तक जाएंगे और ये समझेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद डीमार्ट एंड सेकंड थिंग कि क्या ये शेयर प्राइस बाद में रिकवर होगी भी। तो शुरुआत करते हैं डीमार्ट के सबसे पहले इशू से, जिसका नाम है द अर्बन प्रॉब्लम। अब देखिए, डीमार्ट ने जो ये सक्सेस पाया उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है उनके बिजनेस मॉडल को, जिसे वो कहते हैं EDLC, जिसका मतलब है एवरीडे लो प्राइस। लो प्राइस दो, लोग ऑटोमेटिक आ जाएंगे, बिजनेस लगातार बढ़ता रहेगा। अब ये सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बीच में एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि सरकार के साथ साथ डीमार्ट ने भी जेन जी को अंडर एस्टिमेट किया। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप डीमार्ट स्टोर जाते हो, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मोस्टली वहाँ पर 2 एज ग्रुप्स होते हैं। पहला 40-50 प्लस के पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स जो मंथली या वीकली ग्रोसरी शॉपिंग के लिए वहाँ पर जाते हैं। मतलब पहले तो ऐसा होता था कि सिर्फ वीकेंड में भीड़ होती थी, आजकल आप मंडे ट्यूसडे वीकडेज में चले जाओ, बड़ी भीड़ होती है। और दूसरा ग्रुप होता है 12 साल के छोटे बच्चे जो पेरेंट्स के साथ वहाँ पर आए। लेकिन इनके बीच का जो ग्रुप है उसमें से कुछ लोग आपको मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर वो मिसिंग है यहाँ से। अब आप पूछेंगे कि ये ग्रुप कहाँ पर है, तो ये ग्रुप ज़ेप्टो, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट पर है। अब देखिए, इससे भी इंटरेस्टिंग और सबसे शॉकिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि जब ये ई-कॉमर्स प्लेयर्स आए उससे पहले ही डीमार्ट ने ई-कॉमर्स अपॉर्चुनिटी को भाप लिया था। मतलब आपको बता दूं कि डीमार्ट ने अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 2014 में इनकॉर्पोरेट किया था। अब 2014 से पहले एक ही बड़ा क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म वहाँ पर था और वो था ग्रोफर्स, जिसका नाम अभी ब्लिंकिट हुआ है, जो ज़ीरोधा के अंडर अभी ऑपरेट करता है। फिर ज़ेप्टो को आप देखोगे तो ज़ेप्टो 2021 में स्टार्ट हुआ है, इंस्टामार्ट 2020 में स्टार्ट हुआ है। यानी कि डीमार्ट के पास एक बहुत ही अर्ली स्टार्ट था, लेकिन कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करके उन्होंने इस काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। अब इस चीज़ को डीमार्ट ने ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी लिया। शुरुआत में 2017 में देखा जाए तो इनकी बस एक सिटी में प्रेजेंस थी, फिर धीरे धीरे ये 12 सिटीज़ में चले गए, वहाँ से 22 सिटीज़, और 2025 आते थे 25 सिटीज़ में इनकी प्रेजेंस हुई। लेकिन इससे पीछे ने एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये क्विक कॉमर्स वाला तो हर कोई कर रहा है और हमारी जो स्ट्रेंथ है हम उस पर फोकस करते, उस पर डबल डाउन करते हैं। मैं कुछ नंबर्स आपको यहाँ पर बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये सुन लीजिए कि इसी क्विक कॉमर्स क्रेज़ में डीमार्ट रेडी ने अपनी 25 सिटीज़ की प्रेजेंस कम करके 11 सिटीज़ में लाई है। इन्होंने देखिए कौन कौन से सिटीज़ में अपना बिजनेस डीमार्ट रेडी का बंद किया है। जयपुर, सूरत, चेन्नई, रायपुर, कोल्हापुर, इन जैसी बड़ी बड़ी सिटीज़ में इन्होंने डीमार्ट रेडी बंद कर दिया। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर आप क्विक कॉमर्स प्लेयर्स को देखें तो ब्लिंकिट की प्रेजेंस 300 प्लस सिटीज़ में है, इंस्टामार्ट की लगभग 150 सिटीज़ में और ज़ेप्टो की 50 प्लस सिटीज़ में है। और ये बढ़ाते ही जा रहे हैं, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू थी, यानी कितने रुपए की ऑर्डर प्लेस होती है हर साल, तो ये नंबर $3.3 बिलियन, लगभग 30,000 करोड़ पर था 2024 में। अगले साल ये डबल हो गया और इस साल फिर से ये डबल हो गया। आज जो GMV है वो $3 बिलियन से 2 साल में $12 बिलियन के आसपास चला गया है। यानी इतनी तेजी से ये क्विक कॉमर्स बिजनेस बढ़ रहा है। मतलब ये नंबर्स देखिए, ब्लिंकिट के 2.21 करोड़ एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स है, इंस्टामार्ट के 1.23 करोड़ है और ज़ेप्टो मंथली डेटा रिलीज नहीं करता तो उसके एनुअल जो यूजर्स है वो 4.8 करोड़ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसके पीछे का बिजनेस एनालिसिस और रिसर्च करना आज के डेट में कंपलसरी हो गया है, जिसके लिए कंपलसरीली आपको कंपनी का प्रोडक्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, उसका सेक्टरल एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वैल्यूएशन को देखकर आपको डिसीजन लेनी होगी। अब इस इंडिपेंडेंस डे ये सारी चीजें आसान भाषा में सीखने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है। इस इंडिपेंडेंस डे हमारे ERAC यानी इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कोहॉर्ट पर फ्लैट 40% का डिस्काउंट चल रहा है, जहां पर आपको बिजनेस रिसर्च से लेकर फॉरेंसिक एनालिसिस तक एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट लेवल की रिसर्च स्किल्स सिखाई जाएगी, जिसके चलते आप खुद ही कन्विक्शन के साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे बिना किसी की मदद लिए। 2 महीने का ये वीकेंड कोहॉर्ट है, स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो कोई भी कर सकता है। अगर आपको फाइनेंस की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तो अगर आपको मार्केट में बेसिक से लेकर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट लेवल तक का एडवांस नॉलेज हासिल करना है तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जरूर मिस मत कीजिए। इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो किसी भी हालत में इस ऑफर को मिस मत कीजिए, क्योंकि हमारी ERAC पर इस तरह का डिस्काउंट आपको बाद में कभी नहीं मिलेगा। सो सी यू इन द ERAC। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर, वो आते हैं ऑर्डर ग्रोथ पर। तो ब्लिंकिट की जो ऑर्डर ग्रोथ रही है वो फास्टेस्ट रही है, 116% ईयर ऑन ईयर। यानी कि ये सबसे बड़ा प्लेयर क्विक कॉमर्स में तो है ही, साथ ही इसकी ग्रोथ भी बहुत तेजी से हो रही है। उसके बाद ज़ेप्टो की ग्रोथ 93% की है, इंस्टामार्ट की 44% है, डीमार्ट की देखा जाए तो वो लगातार कमी होती जा रही है। अब यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कॉल में बहुत सी बार डीमार्ट को ये सवाल पूछे गए कि आप क्विक कॉमर्स में क्यों नहीं आते, आप यहाँ पर अग्रेसिव क्यों नहीं हो जाते, क्योंकि मार्केट बहुत बढ़ रहा है।
तो वहाँ पर जनरली उनके दो आंसर्स हुआ करते थे। पहला आंसर ये हुआ करता था कि उनकी ऑर्डर वैल्यू काफ़ी कम है, क्विक कॉमर्स में तो बिजनेस लॉस में चला जाता है, हम बड़ी ऑर्डर वैल्यू को देखते हैं। इनका जो क्विक कॉमर्स बिजनेस था डीमार्ट रेडी, वहाँ पर उन्होंने बताया कि हमारा फोकस उन यूज़र्स पर है जो पूरे मंथ का या फिर 15 दिन का शॉपिंग एक साथ करते हैं। लेकिन रिसेंटली मैं जो नंबर देख रहा था तो उसमें क्विक कॉमर्स की जो ऑर्डर वैल्यू है वो भी तेज़ी से बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल ब्लिंकिट के लिए 500 to 700 रुपीज़ के बीच में चल रही है और स्विगी इंस्टामार्ट के लिए 600 to 700 के बीच में चल रही है। जबकि डीमार्ट का जो ऑफलाइन एवरेज ऑर्डर वैल्यू है ऑफलाइन स्टोर्स की वो 1700 के आसपास है। अब रिसेंटली डीमार्ट के मैनेजमेंट ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि ये जो डेंट है ई कॉमर्स का, यह भी धीरे धीरे हमारे बिजनेस पर भी दिख रहा है, यानी इम्पैक्ट उसका हो रहा है। इसका एक बिहेवियरल सेटअप है जिस पर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन अब बात करते हैं दूसरा कारण जो डीमार्ट ने बताया और जो काफ़ी कन्विंसिंग भी था बहुत सारे शेयर होल्डर्स के लिए, और वो ये था कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो ऑफलाइन में है। सो बेटर हम वहाँ पर डबल डाउन करें, वहाँ पर बिजनेस बढ़ाएं। बाकी जो क्विक कॉमर्स प्लेयर्स है, बाकी लोग हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ है, डीप पॉकेट्स उनके पास है, लॉस झेलने की ताकत है। हमारा जो बिजनेस है वो लिस्टेड है, हमें प्रॉफिटेबल तो रहना ही है, एट द सेम टाइम हमें प्रॉफिट से ग्रो भी करना है। तो अब तक हमें ये समझ में आया कि डीमार्ट क्विक कॉमर्स में अपनी जंग हार चुका है। अभी जो उनका खुद का गेम है वहाँ पर किस तरह की ग्रोथ चल रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर हम अभी आएंगे। तो नंबर्स बताने से पहले मैं पहले आपको डीमार्ट की स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ कि डीमार्ट की स्ट्रैटेजी ये है कि देखिए बिग बाजार और डीमार्ट जब शुरू हुए ना तो बिग बाजार के शुरुआत के सिर्फ 10 सालों में 250 स्टोर्स थे। डीमार्ट के कितने होंगे पहले 10 सालों में? सिर्फ 10। फर्क क्या था? तो बिग बाजार का फोकस ये था कि हम कर्जा लेंगे, कर्जे से रेंट पर स्टोर्स लेंगे और फिर उससे बढ़ाएंगे। अब इस मॉडल का फायदा ये था कि इसमें ग्रोथ तो बहुत ज़बरदस्त हो रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप कोई चीज़ रेंट पर ले रहे हो उसके खर्चे ज़्यादा है, साथ में लोन के इंटरेस्ट भी आपको पे करना है, तो आप वो वाला डिस्काउंट नहीं दे सकते जो कोई विदाउट लोन वाला या फिर जिसके खुद के सेटअप और सुपरमार्केट हो। तो वहाँ पर धीरे धीरे फिर कर्जा काफ़ी बढ़ गया एंड देन बिग बाजार वेंट बैंकरप्ट अल्टीमेटली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोन किशोर बियानी की कंपनी ने लिया जो हैंडल ही नहीं हुआ कंपनी से, फिर बाकी सारे कई सारे आरोप भी लगे। दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। अब आते हैं डीमार्ट पर। तो डीमार्ट का शुरुआत से ये प्लान था कि हम जो भी आउटलेट ओपन करेंगे खुद खरीदेंगे, खुद बनाएंगे। 2 से 3 साल की बिल्डअप साइकिल इसमें लगेगी, उसको बनाने में, शुरू करने में वगैरह, क्योंकि हम अपने पैसों से करेंगे तो लोन लेने का चक्कर नहीं, इंटरेस्ट देने का चक्कर नहीं, तो सर पे कोई बर्डन नहीं, और एट द सेम टाइम ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे तो कॉस्ट भी कंट्रोल में रहेगी और ज़्यादा डिस्काउंट हम पास ऑन कर पाएंगे कस्टमर्स को। और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि डीमार्ट के आसपास भी कोई आता है व्हेन इट कम्स टू डिस्काउंट। अब शुरुआत के 10 सालों में इनकी ग्रोथ कम ज़रूर थी, लेकिन जब इन्होंने ये पूरा बिजनेस मॉडल क्रैक किया इसके बाद ये एक्सपांशन की तरफ बढ़े और फटाफट अलग अलग सिटीज़ में जाने लगे और काफ़ी तेज़ी से फिर बिजनेस ग्रोथ भी होने लगी। 30-40% बिजनेस ग्रोथ होने लगी। नंबर्स वर गुड। हर कोई चाहता था कि मैं डीमार्ट में इन्वेस्ट करूँ। मुझे आज भी याद है कि जब इसका IPO आया था 2017 में 300 रुपीज़ की प्राइस थी और उसके बाद जो लिस्टिंग गेन मिला था वो लगभग डबल का था। आई थिंक 657 रुपीज़ के आसपास शेयर लिस्ट हुए थे। इतना क्रेज़ था और मेरे करियर का वो पहला IPO था कि जिसका एकदम ही ज़्यादा क्रेज़ था मार्केट में। अब ये नंबर्स कुछ टाइम तक तो सही थे, लेकिन बाद में दिक्कतें होने लगी नंबर्स के साथ। मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ, यानी कि जो स्टोर्स पहले से एग्जिस्टिंग स्टोर्स है इसमें लाइक फॉर लाइक ग्रोथ में नए स्टोर्स काउंट नहीं होते, तो उसके बेसिस पर अगर ग्रोथ देखा जाए तो हर साल वो 20%, 18% ऐसे डबल डिजिट में ही हुआ करती थी। इनफैक्ट 2023 में भी ये 24% थी। लेकिन बाद में अगर आप देखेंगे जब से क्विक कॉमर्स आया है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, उसके बाद 9%, देन 8.4 और अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में 8.1%। ये डिफरेंस आप देखोगे बहुत क्रेजी। कभी सिंगल डिजिट में लाइक फॉर लाइक ग्रोथ डीमार्ट की नहीं थी जो यहाँ पर आ गई। उसके बाद अगली शॉकिंग चीज़ ये हुई कि जिस डीमार्ट में पैर रखने की जगह नहीं, वो ऑलरेडी अपनी फुल कैपेसिटी पर चल रहे हैं। इसलिए ये नंबर देखोगे तो आपको उसकी भी आइडिया आ जाएगी कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स पर रिटेल बिजनेस एरिया स्क्वायर फीट, मतलब पर स्क्वायर फीट बेसिस पर क्या रेवेन्यू इनका आ रहा है। तो पहले आप देखोगे लगभग 17-18 में तो 32,000 रुपीज़ था पर स्क्वायर फीट सेल। आज देखोगे वो भी 33,000 है, वो वही का वही है। यानी सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको आज बिजनेस बढ़ाना है तो सेम स्टोर से जो ग्रोथ आने वाली है वो लगभग स्टैग्नेंट है। अभी आपको नए स्टोर्स ओपन करने पड़ेंगे। अब ये नए स्टोर ओपन होने में प्रॉब्लम ये आई कि जब अभी क्विक कॉमर्स से कंपटीशन बढ़ रहा है, एट द सेम टाइम जो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ हैं वहाँ पर भी कंपटीशन बढ़ने लगे। लोकल कॉपी कैट्स वहाँ पर आ गए। मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ, मतलब मेरे होम टाउन में अगर बात करूँ तो हम हमेशा से सोचते थे कि, और आप में भी काफ़ी सारे लोगों ने सोचा होगा कि हमारे टाउन में अगर डीमार्ट आएगा तो कितना चलेगा, लेकिन डीमार्ट कभी आया ही नहीं। तो उसकी जगह फिर बाकी प्लेयर्स ने ले ली। अब बहुत सारे जो लाला लोगों की किराना दुकानें थी उन लोगों ने क्या किया कि वही एक्सपीरियंस क्रिएट किया जैसा डीमार्ट करता है कि आप खुद आओ अंदर, जो चॉइस की चीज़ें वो ले लो, काउंटर पर बिल पे करो और निकलो। अब डिस्काउंट भी थोड़ा बहुत देने लगे, ऑफकोर्स डीमार्ट लेवल का नहीं, लेकिन जो भी पॉसिबल हो। और उसके बाद जो बाकी प्लेयर्स है मार्केट में, जैसे डीमार्ट के छोटे कंपटीटर्स में काउंट होंगे विशाल, मेगामार्ट वगैरह, ये भी फिर Tier 2, Tier 3 सिटी पर टैप करने लगे जिसे डीमार्ट टैप नहीं कर पाई।
और जो बिजनेस मॉडल डीमार्ट ने क्रिएट किया था उसे बाकी प्लेयर्स वहाँ पर जाने लगे। अब इसमें जो बाकी प्लेयर्स है इसमें भी कुछ इनोवेटिव चीज़ें करने लगे, जैसे कि अगर आप अभिनव सुपर मार्केट की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो 8% की है, लेकिन इनका जो कंपटीटर है विशाल मेगा मार्ट वो क्या करता है कि एफएमसीजी के साथ साथ फैशन और अपैरल पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है। इनफैक्ट उनका 47% लगभग आधा बिजनेस फैशन और अपैरल से आता है क्योंकि वहाँ पर मार्जिन ज़्यादा है। विशाल मेगा मार्ट ने और भी दिमाग लगाया कि उसने बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे कि खुद के ही बना लिए जो उसे बेचने हैं, मतलब उसका ओन ब्रांड से आने वाला जो बिजनेस है वो 74% है। इस तरह से विशाल मेगा मार्ट का प्रॉफिट जो है अभी 1000 करोड़ के आसपास जा रहा है। तो अब यहाँ से अब सवाल आता है कि ठीक है, ई कॉमर्स से प्रॉब्लम हो रही है, लोकल कॉपीकैट से प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ से आगे फिर बिजनेस कैसा होगा, क्योंकि उसी के बेसिस पर फिर शेयर प्राइस डिराइव होगी वहीं से। एक चीज़ तो आपको बता दूं यहाँ पर कि कंपनी के मैनेजमेंट का भी कहना है कि जो मेट्रो सिटीज़ है पर्टिकुलरली मुंबई और बेंगलोर, वहाँ पर सैचुरेशन आने लगा है। और सैचुरेशन के साथ साथ एक और प्रॉब्लम कंपनी वहाँ पर फेस कर रही है कि कोई लोकेलिटी में वो ज़्यादा स्टोर्स भी ओपन नहीं कर पाते, नहीं तो एग्जिस्टिंग स्टोर का जो सेल्स है वो कम होने का धोखा है। तो इसी डायलेमा के चलते एक सैचुरेशन मेट्रो सिटीज़ में हो रहा है, जिसे अर्बन प्रॉब्लम हम कहते हैं। सेकंड चीज़, कंपनी का जैसे मैंने आपको बताया कि पर स्क्वायर फीट जो रेवेन्यू है वो भी स्टैग्नेंट है, यानी कि जो ग्रोथ अभी आएगी वो नए स्टोर से ही आएगी, जितने नए स्टोर्स ओपन होंगे। और कंपनी के वहाँ पर जो प्लान्स है वो ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है। कंपनी का प्लान है कि हम 15% 15% ग्रोथ से वहाँ पर चलेंगे, यानी कि मोटा मोटी अगर रेवेन्यू सेम रहता है और कंपनी अपना मार्जिन नहीं बढ़ाती है, कंपनी का क्लियर टारगेट भी नहीं है मार्जिन बढ़ाना। कंपनी कहती है कि हमें इसी मॉडल पर चलना है, कौन सा, एवरीडे लो कॉस्ट, और उसमें ग्रॉस मार्जिन 15% और नेट मार्जिन 5%, यही उनके नॉर्थ स्टार मैट्रिक है। अगर इसी मैट्रिक के भरोसे अगर हम कैलकुलेशंस करें तो जो नए स्टोर्स की ग्रोथ है वहीं से रियल ग्रोथ आएगी, जो कि 15% के आसपास रहेगी। और मुझे लगता है कि करंट वैल्यूएशन के हिसाब से वो ग्रोथ कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि अभिनव सुपर मार्ट्स का जो पी रेशो है वो 86 के आसपास है, और ये करीब 5 साल पहले का अगर आप देखेंगे पी रेशो तो ये बीच में तो काफ़ी ज़्यादा था, 200 से भी ज़्यादा था, 300 तक गया था इनफैक्ट। और मीडियन जो एवरेज रहा है वो 104 का रहा है, यानी कि पीपल मार्केट में भी अंडरस्टैंडिंग थी कि सुपर मार्केट है तो ज़्यादा पी देना पड़ेगा। अब देखिए ये सारी चीज़ें अजम्पशंस ना बुल मार्केट में वर्क करते हैं, क्योंकि हर किसी को लगता है कि अरे मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, क्योंकि ग्रोथ भी उस टाइम काफ़ी ज़बरदस्त थी। लेकिन मेरा ये क्लियर मानना है कि अगर किसी भी कंपनी के लिए अगर आप 100 से ज़्यादा का पी दे रहे हो तो तकलीफ क्या होती है पता है कि 100 के ऊपर का पी रेशो है, यानी कि आपको एनुअली ग्रोथ फिर 50-60% मिनिमम दिखानी पड़ेगी। और ऐसी ग्रोथ आप 1 साल 2 साल 3 साल दिखा सकते हैं, लॉन्ग टर्म में वो सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। और लॉन्ग टर्म में जब आप ग्रोथ सस्टेन नहीं कर पाते तो वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही कुछ डीमार्ट के केस में भी हुआ। रिसेंटली हमने केस स्टडी समझी थी मिस्टर सौरभ मुखर्जी की, कि उन्होंने रिलैक्सो और 1-2 कंपनी में लिया 100 पी से ज़्यादा पर, और ग्रोथ आई 10-12% की। तो अगर आप रिसेंटली देखोगे कि इसमें लोगों ने तो 100, 200, 300 का पी तो दिया डीमार्ट के लिए, लेकिन जो ग्रोथ पहले 30-40% की थी वो फिर धीरे धीरे 20% पर आ गई, फिर 17% पर आई। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो वो अभी 13% पर आई है, और रेवेन्यू ग्रोथ 16% पर। अब इस ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा पी मार्केट में ज़्यादा लोग देने के लिए तैयार नहीं है। रिजल्ट बीइंग कि शेयर प्राइस वही के वही है, इनफैक्ट 2021 के लेवल से कम ही है। अब इस शेयर प्राइस को वापस अगर बढ़ाना है, उस लेवल पर लेके जाना है, तो फर्स्टली कंपनी को नंबर्स दिखाने पड़ेंगे जो कंपनी का मैनेजमेंट क्लियरली कहता है कि हम इस नंबर से बढ़ने वाले हैं। और इससे भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर मैं आपको बताता हूँ कि डीमार्ट ने अपना पूरा बिजनेस मॉडल प्राइसिंग के अराउंड बिल्ड किया। लेकिन ये जो नई जनरेशन है ना, जेन ज़ी, इन्हें सिर्फ प्राइसिंग से काम नहीं चलता, इन्हें प्राइसिंग के साथ साथ कन्वीनियंस भी चाहिए, और कन्वीनियंस के साथ इसलिए कन्वीनियंस फी भी लोग लगा रहे हैं इन पर, और वो रेडी भी है। और तीसरी चीज़ इन्हें चाहिए स्पीड, कि हमें फटाफट चाहिए। इनके पास इंतज़ार करने के लिए वक्त नहीं है। इनका माइंडसेट भी कुछ ऐसा ही है कि 2-3 चीज़ें ऑर्डर करेंगे जो एकदम अर्जेंट में चाहिए, और फिर वैसे में धीरे धीरे इनकी हैबिट बनने लगती है, और फिर हर एक चीज़ इन्हें फटाफट चाहिए। इसलिए शुरुआत में जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे, अमेजन और फ्लिपकार्ट, इन्होंने भी इसे अंडर एस्टिमेट किया क्विक कॉमर्स को, और जेनजी को भी, कि ठीक है थोड़ी देर ये चलेगा। लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि बेटर लेट देन नेवर। तो उन्होंने भी फ्लिपकार्ट ने बैंगलोर में एकदम तबाही मचा कर रखी है, फ्लिपकार्ट मिनट्स ने। अमेजन भी इसमें एंट्री कर रहा है, काफ़ी क्राउडेड ये मार्केट होता जा रहा है। बट द थिंग इज़ दैट कि स्टिल मतलब इतना क्राउडेड होने के बावजूद भी जो प्लेयर्स है वो क्रेजी, मतलब 100% 90% की ग्रोथ अभी भी ई कॉमर्स प्लेयर्स की यहाँ पर चल रही है। तो लास्ट टाइम जब हमने इसके बारे में वीडियो डाला तो एक बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स आई थी उस दौरान कि अरे डीमार्ट के लिए तो क्विक कॉमर्स में जाना कोई तकलीफ वाला काम नहीं है, इनके वेयर हाउसेज बहुत सारे पड़े हैं, तुरंत ये क्विक कॉमर्स में आ जाएंगे तो नंबर 1 हो जाएंगे। हालांकि वो अपॉर्चुनिटी थी, इनके वेयर हाउस थे, लगभग बहुत सारी सिटीज़ में ऑलरेडी प्रेजेंस था, डबल डाउन कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक अंडर एस्टिमेट उन्होंने इस ओवरऑल पूरी बिहेवियरल हैबिट्स को और जेंजी को किया, और उसका सीधा इम्पैक्ट ये है कि वो ऑडियंस ये भी इनके पास नहीं आ रही है। और इसीलिए देखोगे आपके, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ग्रोथ के नंबर्स ई कॉमर्स के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब देखा जाए तो डीमार्ट का सोचना अपने आप में कोई गलत नहीं है। उनका बिजनेस मॉडल हमेशा ऐसा है कि हम सेफ चलेंगे, कर्जे की वजह से डूबेंगे नहीं,
और लॉस में भी नहीं जाएंगे क्विक कॉमर्स की तरह। तो लेकिन ऐसी चीज़ों में होता क्या है कि आपकी ग्रोथ काफ़ी स्लो हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर कंपनी का भी कोई दिक्कत नहीं, दे यार हैप्पी कि हम 15-20% से बढ़ रहे हैं। गलती यहाँ पर लोगों ने की इस कंपनी को 100 के ऊपर का पी देकर और ये एस्टिमेट कर कि इनकी 40-50% की ग्रोथ तो जारी रहेगी, जबकि कंपनी उस फेवर में नहीं है। राइट नाउ लुकिंग एट एवरीथिंग, वो तो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं ओपनली। बहुत रेयर ऐसा होता है मैनेजमेंट में, यस कि ई कॉमर्स का हम पर इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है। सो जिनको आना है आओ। तो ऑलरेडी लोग काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन देकर बैठे, शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा देकर बैठे, और इम्पैक्ट ये रहा कि वो नंबर जब जस्टिफाई नहीं कर पाए चीज़ों को तो शेयर प्राइस गिरती रही और काफ़ी ज़्यादा नुकसान बहुत सारे लोगों को हुआ है। और इनफैक्ट कई सारे लोग जीरो रिटर्न्स लेकर बैठे हैं पिछले कुछ सालों में। और एक और फैक्टर, कहीं ना कहीं इनोवेशन की भी पिछले कुछ टाइम में थोड़ी कमी रही है डीमार्ट में। जब डीमार्ट के जो CEO है मिस्टर नोरोना, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर से आए थे, तो आने के बाद इन्होंने काफ़ी सारी नई चीज़ें इस बिजनेस मॉडल को लाने में बनाई। बहुत सारा इनोवेट किया कि जो हमारे वेंडर्स रहेंगे 48 आवर्स के अंदर हम उन्हें पे करेंगे। बाकी लोग 30 डेज़ 60 डेज़ का क्रेडिट लेते थे, और जब इतना बड़ा माला 48 आवर्स में पे कर रहे उसका पेमेंट, सामने वाला सीधा बड़े बड़े डिस्काउंट देने लगा। उसी के बेसिस पर इनका बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल भी बन गया। लेकिन रिसेंट टाइम में वो इनोवेशन कहीं ना कहीं बाजू में हो गया। जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है, मतलब बाकी जो सुपर मार्केट्स है, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में गए, अलग अलग चीज़ें उन्होंने ट्राई की और वहाँ से उनका मार्जिन बढ़ने में एटलीस्ट मदद हुई, क्योंकि ऑफलाइन होने के चलते उनकी रेवेन्यू ग्रोथ भी कम ही है। लेकिन अगर अवेन्यू सुपर मार्केट की बात करें, लेकिन यहाँ पर मार्जिन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई जब आपकी रेवेन्यू ग्रोथ कम हो रही थी। तो जाते जाते बस आपको यही बताऊंगा कि डीमार्ट में जो बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसका ये मतलब नहीं कि बिजनेस ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है, बिकॉज दैट्स यूजुअल फॉर द कंपनी। वो उनके लिए बहुत आम है कि पूरा भीड़ रहेगी, जम के एकदम बिलिंग चलती रहेगी, और वो जो उनका रेवेन्यू है वहाँ से आने वाला स्टोर का, वो लगभग सेम ही है। अब रियल स्टोरी ये है कि क्या आप 10-15% ग्रोथ वाली कंपनी के लिए 100 का पी देने के लिए रेडी हो गया। राइट नाउ द पी रेशो अभी करेक्ट हो गया, वो 290 था, अभी 89 पे आया है। बट स्टिल फॉर अ कंपनी लाइक डीमार्ट जिसकी ग्रोथ 15-16% की है और आने वाले टाइम में भी शायद उसी दौरान रहेगी, उसके लिए 89 का पी जस्टिफाई करता है क्या? दैट्स द रियल क्वेश्चन। और ये पी रेशो उसके कंपटीटर में भी लगभग सबसे ज़्यादा ही है। विशाल मेगा मार्ट का 55 का है, वी मार्ट का 45 का है, और बाकी प्लेयर्स का भी कुछ इसी दौरान है। तो आशा करता हूँ कि डीमार्ट की इनसाइड आउट सिचुएशन आपको अभी पता चल गई होगी। इसके बेसिस पर जो भी आपको डिसीजन लेना है वो आप ले सकते हो। अब इसी तरह का डीप एनालिसिस और किसी कंपनी का हम करें ऐसा आपको लगता है तो उसका नाम नीचे कमेंट कीजिए, जिसको ज़्यादा लाइक आएंगे उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, जाते थे हमारी इंडिपेंडेंस जो ऑफर को जरूर चेकआउट कीजिए, उसके पास आखिरी 2 दिन बाकी है। फ्लैट 40% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल रहा है हमारे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कोहॉर्ट पर, और मार्केट में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का नॉलेज सीखने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो ऑफर खत्म होने से पहले इस ऑफर का जरूर फायदा लें। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। सो सी यू देयर विद सच अ डिटेल एनालिसिस जो आपको आसानी से समझ में आए।